वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th और नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, वो है रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स और यही चैप्टर का नाम भी है। टॉपिक है फर्मेंटेशन। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है फर्मेंटेशन। इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन की कैटेगरी में आप रखते हैं, ठीक है। समझते हैं क्यों। देखिए, इसके पहले आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया है, क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया है, मेरे पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं, और ईटीएस को समझ लिया है। लेकिन जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? पायरुविक एसिड। उसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो मैंने समझाया था कि उस प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल होती है जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, और ईटीएस में तो ऑक्सीजन ही फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन अगर आ पड़े कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो या ना हो पाए, तो जो प्रोसेस होगी उसी को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है तो उसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है या उनकी हेल्प से हो रहा है तो वो क्या हो गया? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन दो तरह की हो सकती है। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में एक तो कॉमन पाथवे जो हम फर्मेंटेशन का जानते हैं वो है क्या? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से इथेनॉल का बनना, ठीक है। इसके अलावा पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये दोनों ही फर्मेंटेशन के प्रोसेस हैं। अब समझ लेते हैं पहले फर्मेंटेशन की प्रोसेस, फिर इसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है तो पहले फर्मेंटेशन में आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्लियर करते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ईस्ट है, सैक्चारोमाइसिस सेरेविसी, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस के वो सारे स्टेप होंगे, बट यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है समझने के लिए। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, उस समय एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल NADH बनता है। याद है आपको? NADH। और साथ ही साथ ATP भी एक बनती है। इस स्टेप में नहीं, इसके दूसरे स्टेप में ATP भी बनती है। तो ये याद रखेंगे कि एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, हालांकि बहुत कम बन रहे हैं लेकिन बन रहे हैं। फाइनली इस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और ये फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड। यही हमारा एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट कौन है? पायरुवेट या पायरुविक एसिड। अब ईस्ट अगर प्रेजेंट और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप कहेंगे फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो दो तरह के पाथवे, इसकी प्रेजेंस में दो तरह के पाथवे हो सकते हैं। पहला पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल। अब अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज जो यहाँ पे होगा वो क्या करेगा? NADH मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को निकाल के यूज करेगा। ये समझ में आ रहा? और ये मैग्नीशियम आयन और TPP यानी थाइमिन पायरोफॉस्फेट की प्रेजेंस में होगा। नीट में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम आयन के साथ दूसरा कंपाउंड कौन सा हो सकता है, तो वो है थाइमिन पायरोफॉस्फेट। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या? फर्मेंटेशन का एक रास्ता जिसमें इथेनॉल बना और CO2 रिलीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज है। दूसरा जो एंजाइम है यहाँ पे वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी वजह से ये NAD मॉलिक्यूल यूज हो गया। यहाँ पे NADH ही क्यों दिखाया गया था? क्योंकि जब ये बना है तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ये यूज भी हो जा रहा है, यहीं पे इसी प्रोसेस में ही इसका यूटिलाइजेशन हो जा रहा है। ये एक पाथवे है, रूट नंबर 1। ये है पाथवे या रूट नंबर 1। इसी तरह से एक रूट नंबर 2 भी हो सकता है, दिस वन, है ना। तो पायरुविक एसिड बनने तक की प्रोसेस तो सेम है, NADH भी बना, ATP भी बनी। अब यहाँ से दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है जिंक आयन और FMN के प्रेजेंस में, और यहाँ एंजाइम होगा लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे बन सकता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब जब लैक्टिक एसिड बनेगा, अगेन यहाँ बना हुआ NADH मॉलिक्यूल यूज हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। हमको पता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से
दो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी ये दो बनेंगे, यानी पायरुविक एसिड भी दो बनेगा, या सब कुछ दो दो होगा, ये याद रखेंगे, ये तो प्रोसेस है। तो रूट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड हो या इथेनॉल हो, दोनों अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बन रहे हैं तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है, इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन ही कहते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता था कि एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 एटीपी डायरेक्ट बनते थे। डायरेक्ट एटीपीज की बात करेंगे हम, बाकी इनडायरेक्ट की बात ही नहीं करेंगे। तो अगर दो मॉलिक्यूल हैं तो इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एटीपी, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की जब भी बात करते हैं तो आप देखते हैं कि केवल 4 एटीपी यानी डायरेक्ट जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने वो सिर्फ 4 हैं, जबकि आपने इसके पहले देखा कि अगर ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जबकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो 38 एटीपी बनता। कितने? 38 एटीपी एग्जैक्टली। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बन रहे थे, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में डायरेक्टली केवल 4 एटीपी बन रहे। तो ये बहुत बड़ा एनर्जी डिफरेंस है, बहुत बड़ा एनर्जी का डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। अब इसको समझिए कि लैक्टिक एसिड जो है वो क्या ईस्ट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा किसी और प्रोसेस में बन सकता है क्या, या क्या ऐसा कोई और प्रोसेस है जिससे कि ये पाथ कंप्लीट हो सकता है? हाँ बिल्कुल। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बहुत दिनों के बाद रस्सी कूदते हैं या रनिंग करते हैं या हाई जंप, लॉन्ग जंप, ठीक है, या वेट लिफ्टिंग करते हैं, शॉट पुट फेंकते हैं, कुछ भी, या बॉलिंग कराते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो जब भी हम ऐसा कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, साइकिलिंग वगैरह भी, तो क्या होता है कि नॉर्मल जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारी, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं तो एटीपी खर्च हो रही है, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन वहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इसके पहले आप जानते हैं, वीडियोस में आपने समझ लिया। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये एनारोबिक कंडीशन हो गया। समझिए, हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, एटीपी ज़्यादा बनी है ना, ग्लूकोज का ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो लिमिटेड सप्लाई आएगी भाई, ऐसे बिना मतलब का थोड़ी ना घुस जाएगा हमारी नाकों में ऑक्सीजन, है ना। अब क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, ग्लूकोज ज़्यादा ब्रेक हो गया, किसमें? पायरुविक एसिड में। अब क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजीनियस पाथवे को ये फॉलो करता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हमारी मसल्स में होता है। ऐसे में हमें हल्का सा दर्द महसूस होता है ना, हमें लगता है यार बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन 1-2 दिन रेस्ट करने पे फिर वो दर्द अपने आप गायब हो जाता है। वो कैसे गायब हो जाता है? एक्चुअल में लैक्टिक एसिड जो है वो फिर से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। लैक्टिक एसिड फिर से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। जब हम रेस्ट करेंगे तो वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा और जैसे जैसे उसको ऑक्सीजन मिलेगा फिर वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा एसिटिल को एंजाइम ए बन के, और फर्दर उस पाथ को कंप्लीट करेगा। तो ईस्ट के अलावा यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस के अलावा भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है और हमारी मसल्स में हो सकती है। अब एक चीज, ईस्ट जब भी ग्लूकोज को अल्कोहल में यानी इथेनॉल में कन्वर्ट करेगा तो उसके साथ भी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन भाई? 13% से ज़्यादा, यानी जो भी ग्लूकोज है उस ग्लूकोज में जो इथेनॉल का परसेंट होगा, यानी अगर 100% होना चाहिए तो उसमें से 13% इथेनॉल, बस 13% इथेनॉल से ज़्यादा फिर ईस्ट कन्वर्जन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये इसके लिए पॉइजन, इसकी इस लिमिट के ऊपर ये पॉइजन है। तो एक सेल्फ लिमिटिंग पॉइजनस आप कह सकते हैं बैरियर लगा हुआ है। इस परसेंटेज से ज़्यादा कभी भी इथेनॉल का कन्वर्जन ये ईस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। 13% याद कर लीजिए, 13% से ज़्यादा कन्वर्जन नहीं हो सकता। इतना 13% अल्कोहल के बाद फिर वो पॉइजन की तरह वर्क करने लगेगा ईस्ट के लिए। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस की एक लिमिटेशन आपको समझ में आ गई होगी। यही प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाती है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।